अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है मूवमेंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी एक ऐसी मूवमेंट्स या कुछ ऐसी मूवमेंट जो सेल्स के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे मूवमेंट्स के ज़रिए सेल्स को हार्मोन्स, विटामिन्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, तो वो मूवमेंट्स के ज़रिए मिलते हैं। ये जो आपके सामने चार्ट नज़र आ रहा है, ये कुछ मूवमेंट्स के बारे में बता रहा है कि जो सेल्स को चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वो दो मूवमेंट्स के ज़रिए होती हैं। एक होता है पैसिव मूवमेंट, एक होता है एक्टिव मूवमेंट। जो पैसिव मूवमेंट होता है वो एक ऐसे मूवमेंट्स होती हैं जो सब्सटेंस सेल्स को प्रोवाइड होते हैं, जो सब्सटेंस सेल के लिए नेसेसरी होते हैं, वो इस पैसिव मूवमेंट के जो ज़रिए जाते हैं। वो एनर्जी उनको नहीं भी मिले, वो जब भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाएंगे। अब पैसिव मूवमेंट्स की दो टाइप्स हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस। अगर हम डिफ्यूजन की एग्जांपल लें तो डिफ्यूजन की एग्जांपल होती है CO2 और O2। ये दोनों चीज़ें सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हर एक सेल के लिए। तो जब ये दोनों चीज़ें सेल के अंदर जाएंगी वो डिफ्यूजन के ज़रिए जाएंगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जब हम लेते हैं उसको तो वो बहुत हायर कंसंट्रेशन होती है, लेकिन जब वो सेल के अंदर पहुंचती है तो उसकी जो मिकदार होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो लो हो जाती है। तो डिफ्यूजन में होता है कि चीज़ें सेल के अंदर जाए और वो हायर से लेकर लोअर कंसंट्रेशन में पहुंच जाए। O2 हमने सांस के ज़रिए ऑक्सीजन ली, लेकिन जब सेल्स के अंदर पहुंची तो वो लोअर कंसंट्रेशन पे हो गई। यही CO2 है, जब हमने सांस को बाहर निकाला या हमारे पूरी बॉडी के अंदर भी पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। अगर सेल्स को कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड है तो वो हायर कंसंट्रेशन है और सेल उसको लोअर कंसंट्रेशन के ज़रिए ले लेगा। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस हो गए। अगर हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखें, अगर सेल्स को वाटर फ्लूइड की ज़रूरत है तो वो ऑस्मोसिस के ज़रिए जाएगा। पूरी बॉडी के अंदर हमारे वाटर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है। जिस सेल को वाटर की ज़रूरत है तो वो हायर कंसंट्रेशन से लेकर हायर कंसंट्रेशन यानी हमारी बॉडी में बहुत सारा पानी मौजूद है, जिस सेल को ज़रूरत होगी वो उतना ले लेगा और ज़्यादा नहीं लेगा। यानी हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन पे पानी का जाना ऑस्मोसिस के ज़रिए जाता है, बगैर किसी एनर्जी प्रोवाइड के। इसकी एग्जांपल हो जाएगी वाटर फ्लूइड। ठीक है, जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक ऐसी एग्जांपल हैं पैसिव मूवमेंट्स की जिनको एनर्जी प्रोवाइड ना भी हो, ये अपना काम करेंगी, ये सेल्स के अंदर आसानी से जा सकती हैं। अब इसकी दूसरी मूवमेंट है वो है एक्टिव मूवमेंट। ये एक ऐसे मूवमेंट हैं जो सब्सटेंस को एनर्जी मिले जब ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी। जैसे इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है ये सेल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सब्सटेंस बाहर है सेल के, इस सब्सटेंस को सेल की ज़रूरत भी है, ये सेल्स के अंदर जाना चाहता है। ये कैसे जाएगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको जाने नहीं दे रही, ये इसकी बैरियर बन चुकी है, रुकावट बन चुकी है। ये बोल रहा है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहा है इसे कि आप ATP लो क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन कम है। पैसिव मूवमेंट में कंसंट्रेशन हाई से लो जाती है, एक्टिव मूवमेंट में कंसंट्रेशन लो से हाई की तरफ जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे कह रहा है कि आप ATP के ज़रिए आप मेरे अंदर आ सकते हो, वरना नहीं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सब्सटेंस बाहर है। अगर इसको ATP मिलेगी तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकता है। ये एंडोसाइटोसिस का है कि सेल्स सब्सटेंस को अंदर लें, ये एंडोसाइटोसिस की एग्जांपल है। एक्सोसाइटोसिस की एग्जांपल है, अगर एक ये सेल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल, उस सेल के अंदर सब्सटेंस मौजूद है। अब ये कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है सब्सटेंस, तो क्या इसको जब एनर्जी मिलेगी, ATP अगर इसको मिलेगी तो ये सब्सटेंस आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। एक्टिव मूवमेंट की दो टाइप्स हैं, एक है एंडोसाइटोसिस, एक है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की भी टू टाइप्स हैं, एक है फेगोसाइटोसिस, एक है पाइनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको कहा कि एंडोसाइटोसिस
सेल्स को जो सब्सटेंस होती है वो अंदर लेती है। अब ये वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। अब हमारी पूरी बॉडी के अंदर कभी हमें बुखार हो जाता है, फ्लू हो जाता है, या वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे डिफेंसिंग होते हैं, या यानी हमारे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये क्या होता है, जैसे ही वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर अटैक करते हैं या अंदर आते हैं, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उनको अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे वाइट ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये वायरस है या बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे, ये अपने अंदर लेना चाहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये वायरस और बैक्टीरिया को मैं अपने अंदर लूँ और इनको मार दूँ। तो जो हमने खाना खाया होगा, जो हमारी इम्यून सिस्टम हमारी मज़बूत होगी, तो हमारे अंदर एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें एनर्जी देंगे हम इसे। ये वायरस बैक्टीरिया अंदर जाएगा वाइट ब्लड सेल्स के, वाइट ब्लड सेल्स आसानी से वो वायरस या बैक्टीरिया को मार देंगे और अपने अंदर ले लेंगे या इनको ख़त्म कर देंगे। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स वायरस बैक्टीरिया को अपने अंदर लें, लेकिन जब तक इनको एटीपी ना मिले वो अपने अंदर नहीं ले सकते। इनको एटीपी मिलेगी तो वायरस बैक्टीरिया वाइट ब्लड सेल्स अपने अंदर लेंगे और उनको मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। यही पाइनोसाइटोसिस है। पाइनोसाइटोसिस में सेल्स का जो पानी है, सेल्स को पानी प्रोवाइड होते हैं पाइनोसाइटोसिस में, कुछ पानी फ्लूइड होते हैं, तो जो सेल्स को पानी को, उस फ्लूइड को, उस ड्रिंकिंग वाटर को, यानी सेल्स को पानी की ज़रूरत है, तो उस ड्रिंकिंग वाटर को जब तक एटीपी ना मिले वो पानी अंदर नहीं जाएगा। जैसे ही वो पानी अंदर जाएगा, जब इनको एटीपी मिलेगी तो पानी आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और सेल को प्रोवाइड हो जाएगा। अब पैसिव मूवमेंट्स को थोड़ा डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं कि पैसिव मूवमेंट्स में सबसे पहले डिफ्यूजन, उसके बाद ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की एग्जांपल CO2 और O2 हमारी बॉडी अंदर, बॉडी के जो सेल्स हैं उनको ज़रूरत होती है CO2 की और O2 की। लेकिन अगर हम इसको डेली लाइफ में एग्जांपल देखें, अगर हम परफ्यूम की जो बोतल होती है उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं परफ्यूम के, यानी उसके अंदर बहुत सारी हायर कंसनट्रेशन मौजूद होती है। जब हम उसको स्प्रे करते हैं किसी कमरे के अंदर तो वो मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं, लोअर कंसनट्रेशन में चले जाते हैं, पूरे कमरे में फैल जाते हैं, तो उनकी जो कंसनट्रेशन होती है वो लो हो जाती है। अगर परफ्यूम की एग्जांपल देखें कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की, तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए हमारी बॉडी में भी फैल जाते हैं, हमारे कमरे में भी फैल जाते हैं मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सब्सटेंस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बगैर किसी एनर्जी, बगैर किसी एटीपी, बगैर किसी सोर्स के ज़रिए ये CO2 या O2 या कोई और सब्सटेंस इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और अपने अंदर आसानी से जा रहा है। इसकी दूसरी है ऑस्मोसिस। ये एक, इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ें जाती हैं। अब जैसे यू शेप्ड का एक मैंने ये ट्यूब बनाई है, यू शेप की ट्यूब, ए पार्ट में मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स रखे हैं और दूसरे पार्ट में मैंने शुगर सॉल्यूशन रखा है। शुगर का जो सॉल्यूशन है वो बहुत कम मिकदार में, वाटर का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो वो क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरफ, अब भी इसके बी पार्ट में देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल्स एरो की तरफ अपने इस तरफ जा रहे हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन पे चीज़ें जाना या वाटर मॉलिक्यूल्स का जाना, वो ऑस्मोसिस कहलाता है। अब टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, अब थोड़ा उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन इज़ अ मूवमेंट्स ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम रीजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इट इज़ देयरफॉर सेड टू अकर डाउन दैट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यही बात कि चीज़ें जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए वो डिफ्यूजन के ज़रिए जाती हैं। डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पैसिव प्रोसेस क्या होता है, जिसको एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो उसे पैसिव प्रोसेस कहते हैं। वो चीज़ें जिनको एनर्जी ना मिले, वो आसानी से चीज़ें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर दें, उसे पैसिव प्रोसेस कहते हैं। विच मीन्स इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी इनपुट। इट्स कैन अकर अक्रॉस द लिविंग और द नॉन लिविंग मेम्ब्रेन। नॉन लिविंग मेम्ब्रेन यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, सेल वॉल की बात कर रहा है, सॉरी, नॉन लिविंग
सेल वॉल की बात कर रहा है, और लिविंग मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है. And can occur in a liquid or the gas medium. For example, diffusion of the carbon dioxide, oxygen, waters and other small molecules that are able to dissolve within the lipid bilayer. Lipid bilayer यानी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई होती है. तो यहाँ पर लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन को जो आसानी से क्रॉस कर जाए बगैर किसी एटीपी के, उसमें CO2 आ जाता है, उसमें ऑक्सीजन, उसमें वाटर, उसमें और स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. उसके बाद ऑस्मोसिस. मूवमेंट्स ऑफ द वाटर ऑलवेज अकर डाउन टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. फॉर एग्जांपल फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू द ग्रेडियंट सॉल्यूशन. Osmosis is a always passive process and does not require any energy. Cell membrane allow molecules to water to pass through, but they do not allow molecules to most dissolve substance. ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं वो ऑस्मोसिस के ज़रिए जाते हैं. यानी हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन पे जाना वाटर मॉलिक्यूल्स का, शुगर्स का, सॉल्ट्स का, वो ऑस्मोसिस के ज़रिए जाते हैं. डू नॉट अलो द मॉलिक्यूल्स मोस्ट डिजॉल्व सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर्स, टू पास थ्रू इट फ्रॉम ऑस्मोसिस. जैसे ये डायग्राम सॉल्ट ये एक बैरियर है, रेड वाला जो पार्ट है वो एक बैरियर है. दो इसमें देखें हम सबसे पहले, ये इसमें लोअर कंसंट्रेशन था, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है. बी पार्ट में देखें कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस के ज़रिए इस वाले पार्ट में आ गए, यानी हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ें जा चुकी हैं. अगर हम ऑस्मोसिस को और एक्सपेरिमेंटली डिफ़ाइन करें तो जो हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ एग्जाम्पल वो एक एनिमल सेल की एग्जाम्पल इसने दी है और एक प्लांट सेल की एग्जाम्पल दी है. एनिमल सेल की एग्जाम्पल में इसने RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स को लिया है. 3 RBCs हैं, 1 2 3. एक सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो और प्योर वाटर ज़्यादा हो. यानी सॉल्ट उसके अंदर कम मिकदार में है और प्योर वाटर ज़्यादा है. एक RBCs इसने इसके अंदर पुट किया, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पुट किया. जैसे इसने पुट किया तो डेफिनेटली बात है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ज़रिए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है. यानी इस वाटर के अंदर बहुत सारा प्योर वाटर हायर कंसंट्रेशन पे मौजूद है. तो इसने क्या किया, इसने सारा पानी इस सेल के अंदर चला गया. जब इसके अंदर चला गया तो ये सॉल्यूशन भी बैलेंस हो गया और एनिमल सेल भी बैलेंस हो गया, RBCs. ठीक है. ये सेल ब्रस्ट अगर इसके अंदर ज़्यादा पानी चला जाएगा, टर्जर प्रेशर अगर इसका ज़्यादा हो जाएगा तो ये सेल ब्रस्ट हो सकता है, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती. अगर यही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर हम पुट करें, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इस सेल के अंदर हमने प्लांट सेल को पुट किया. प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद है. पहले भी आपको बताया है कि सेल वॉल मौजूद होती है तो वो सेल ब्रस्ट नहीं हो सकता. इसके अंदर भी वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक के अंदर बहुत कम है. तो ये पानी अंदर जाएगा, जैसे एरो नज़र आ रहा है कि पानी अंदर जा रहा है, और ये सॉल्यूशन भी बैलेंस हो गया और प्लांट सेल का सॉल्यूशन भी बैलेंस हो गया. दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा जो RBCs है वो हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाला है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन और पानी की कंसंट्रेशन बराबर होती है. ना सॉल्ट ज़्यादा होता है, ना पानी ज़्यादा होता है, ना पानी कम होता है, ना सॉल्ट कम होता है. ये दूसरा वाला RBCs हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पुट किया. जैसे ही हमने पुट किया तो इसका जो पानी था वो बाहर आ गया, क्योंकि RBCs एनिमल सेल, हमारे सेल का जो अंदर का जो फ्लूइड होता है वो भी आइसोटोनिक होता है. यानी हमारे हर एक सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशंस की वो आइसोटोनिक होती है. हमारे हर एक सेल के अंदर सॉल्ट और पानी बैलेंस होता है, ना सॉल्ट ज़्यादा होता है ना ही पानी ज़्यादा होता है.
तो RBCs यानी एनिमल सेल यानी हमारा सेल, उसके अंदर हमने आइसोटोनिक पुट किया तो आइसोटोनिक के अंदर भी बराबर थी दोनों चीज़ें, एनिमल सेल के अंदर भी दोनों चीज़ें बराबर थी, तो कुछ चीज़ें बाहर चली गई कुछ चीज़ें अंदर चली गई, तो ये सॉल्यूशन भी बैलेंस हो गया। यही आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने प्लांट सेल पुट किया तो प्लांट सेल की भी दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, तो कुछ जो सॉल्यूशन था वो अंदर आया और कुछ सॉल्यूशन बाहर चला गया, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बैलेंस हो गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और पानी की कंसंट्रेशन कम हो। सॉल्ट ज़्यादा हो हाइपरटोनिक में और पानी कम हो। एनिमल सेल के अंदर सॉल्ट और पानी बराबर था, तो इसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूशन है तो ये बाहर आएगा, ताकि जो बाहर का पानी है ना, हाइपरटोनिक सॉल्ट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उसको बैलेंस करने के लिए एनिमल सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर जाएगा। जैसे ही बाहर जाएगा तो बाहर वाला पानी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा था और पानी कम था। एनिमल सेल के अंदर भी सॉल्ट और पानी दोनों बराबर थे। जैसे ही इसका पानी बाहर जाएगा तो हाइपरटोनिक यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा वाला पानी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन एनिमल सेल श्रिंक हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर से सारा फ्लूइड बाहर जा चुका है, श्रिंकेज हो चुकी है। अगर हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करें यानी सॉल्ट की हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में पुट करें, तो जो प्लांट सेल का प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस, नंबर 2 सेल मेम्ब्रेन और नंबर 3 साइटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की बात आएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने प्लांट सेल पुट किया तो ये तीनों चीज़ें, प्रोटोप्लाज्म सुकड़ जाएगा लेकिन सेल वॉल, ये जो सुकड़ा नहीं है ये सेल वॉल है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म सुकड़ जाएगा, इसका सारा सॉल्यूशन, इसका सारा फ्लूइड बाहर चला जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को बैलेंस कर देगा, लेकिन सेल वॉल अपनी जगह बरकरार रखेगा क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग है, वो हार्ड है, वो रिजिड है, वो शेप को बरकरार रखता है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म सुकड़ जाएगा, अपना सॉल्यूशन, अपना फ्लूइड बाहर लाएगा, अपना जो फ्लूइड होगा वो बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लेकर जाएगा और उसको बैलेंस कर देगा। अब हमारी टेक्स्ट बुक में जो ऑस्मोसिस की डीपली डिस्क्राइब की हुई हैं उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑस्मोसिस इज़ अ वाइटल टू प्लांट एंड एनिमल सेल सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल फिगर 4.15 में बता रहा है, उसमें पूरा ऑस्मोसिस का demonstrate how osmosis affects red blood cells and plant cells when they are placed in the 3 different solution within the different concentration। जो ऑस्मोसिस है वो बहुत ज़रूरी होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। अब जैसे इसने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, उस सॉल्यूशन के अंदर RBCs एनिमल सेल को पुट किया तो ये पानी अंदर जाएगा, यानी हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। लेकिन हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन में जाना, लेकिन उस चीज़ को बैलेंस भी करना, ये ऑस्मोसिस कहलाता है। जैसे हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वो एरो के देखें, एरो अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर जाएगा। वाटर की कंसंट्रेशन बाहर भी बैलेंस हो जाएगी, अंदर भी बैलेंस हो जाएगी। अगर यही वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इसमें प्लांट सेल पुट किया तो प्लांट सेल भी अंदर जाएगा, क्योंकि हाइपरटोनिक में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी तो उसे बैलेंस करना था अपने आप को। उसने अंदर पानी लेके गया तो वैक्यूल वाला यानी प्लांट सेल भी बैलेंस हो गया और अपना सॉल्यूशन भी बैलेंस हो गया। आइसोटोनिक में दोनों वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन दोनों बराबर थी, और एनिमल सेल के अंदर भी वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन दोनों बराबर होती हैं। कुछ पानी बाहर आया, कुछ पानी अंदर गया, वैसे ही सॉल्यूशन बराबर हो गई, बैलेंस हो गई। इसके अंदर भी यही हुआ है, प्लांट सेल को पुट किया, प्लांट सेल की कंसंट्रेशन भी दोनों बराबर होती हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भी सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन दोनों बैलेंस होती है, बराबर होती हैं। कुछ पानी अंदर आया, कुछ पानी बाहर गया, दोनों वैक्यूल यानी जो प्लांट सेल था वो भी बैलेंस हो गया, इसकी जो बाहर की कंसंट्रेशन थी वो भी बैलेंस हो गई।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसको अपने आप को बैलेंस करना है। जैसे हमने RBCs इसके अंदर डाली तो जो एनिमल सेल होता है उसकी जो आइसोटोनिक फ्लूइड होती है, यानी उसके अंदर जो सॉल्ट की और वाटर की कंसंट्रेशन दोनों बराबर होती हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। अब इसको अपने आप को बैलेंस करना है, तो एनिमल सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो बाहर जाएगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को बैलेंस कर देगा, यानी उसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उसे बैलेंस कर देगा। अगर यही वाले सॉल्यूशन के अंदर हम एनिमल सेल को पुट करें तो उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंकेज हो जाएगा, सारा फ्लूइड बाहर चला जाएगा और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को बैलेंस कर देगा। सेल वॉल के सिर्फ सेल वॉल श्रिंक नहीं होगी, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस यानी साइटोप्लाज्म यानी सेल मेम्ब्रेन, सारा पानी उसका बाहर चला जाएगा और वो सुकड़ जाएगा प्रोटोप्लाज्म, और बाहर वाला जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको बैलेंस कर देगा। प्लांट सेल यूज ऑस्मोसिस टू ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द ट्रांसपोर्ट इट्स टू लीव्स। जो प्लांट सेल्स है वो ऑस्मोसिस क्यों करता है? क्योंकि उसको वाटर की ऑब्जर्व चाहिए सॉइल के ज़रिए और ट्रांसपोर्ट्स ऑफ लीव्स, ताकि पानी को ट्रांसपोर्ट कर सके लीव्स तक। In the hypertonic solution condition, a plant cells loses the water and the cytoplasm the shrinkage, and the shrinkage of the cytoplasm is called the plasmolysis। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लांट सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो रहा है, सारा फ्लूइड बाहर जा रहा है। तो इस श्रिंकेज, प्रोटोप्लाज्म के श्रिंकेज को यहाँ पर लिखा हुआ है द साइटोप्लाज्म श्रिंकेज एंड द श्रिंकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म या श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस को उर्दू में कहते हैं सुकड़ना। Osmosis is the kidney keep in water and the salt level in the body and the blood from the correct level। Osmosis एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा मूवमेंट है जो बॉडी को बैलेंस रखता है करेक्ट लेवल में, ताकि जो बैलेंस हो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए, लेकिन वो पार्ट, वो सेल बैलेंस हो जाए। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पैसिव होते हैं और वो बैलेंस रखते हैं हमारे हर सेल्स को।